नंदिनी की मृत्यु से आहत चंद्रगुप्त का शोक जब किसी भी प्रकार से कम नहीं हुआ तो आचार्य ने उसे श्रमण विदिक से भेंट करने को कहा। चंद्रगुप्त जब यहां त्रिकंद्र पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचा तो उसकी भेंट विदिक से नहीं हुई, किंतु उसे एक बालक दिखाई दिया जो सिंह के साथ खेल रहा था। और फिर चंद्रगुप्त का सामना हेलेना से हुआ। वो बालक चंद्रगुप्त और हेलेना का बेटा था। चंद्रगुप्त ने जब उसे अपने सीने से लगाया तो सहसा उसे अपने और नंदिनी के पुत्र बिंदुसार का स्मरण होने लगा। चंद्रगुप्त को अब समझ में आ चुका था कि आचार्य ने उसे यहां क्यों भेजा है। फिर जब हेलेना से उसे यह पता चला कि आचार्य इस विषय में पहले से ही सब कुछ जानते थे, बल्कि हेलेना के प्रसव के समय भी वे उसके साथ ही थे, तो इस सत्य से साक्षात्कार होने के बाद चंद्रगुप्त आश्चर्य से भर उठा था। वो विस्मय भरी दृष्टि से हेलेना को ही देखे जा रहा था। फिर उसने सहसा अपराधी भाव से कहा, मुझे यह बताया गया था कि तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है। हेलेना ने एक दीर्घ श्वास लेते हुए कहा, हां चंद्र, एक तरह से मैं मृत्यु के बहुत निकट पहुंच चुकी थी, लेकिन तब तक्षिका ने मेरे प्राण बचाए और इसके लिए मैं नंदिनी के प्रति जीवन भर आभारी रहूंगी। यद्यपि मुझे अपने प्राणों से कोई मोह नहीं था चंद्र, किंतु तुम्हारे संतान को जन्म देना चाहती थी मैं, और इसी के लिए मैं आज तक जीवित हूं। यह मेरे उस प्रेम की निशानी है चंद्र, जो मैंने तुमसे किया है। चंद्रगुप्त अब मौन था, किंतु उसका मन यह सोचकर उद्वेलित हो रहा था कि बिंदुसार भी तो उसके और नंदिनी के प्रेम की निशानी है, जिसे जन्म देने के लिए नंदिनी ने मृत्यु से कितना संघर्ष किया था। तभी हेलेना ने आगे कहा, तक्षिका मुझे लेकर श्रमण विदिक के पास आई थी। वो ये चाहती थी कि मैं तुम्हारे पास वापस लौट जाऊं, क्योंकि मेरे प्रसव का समय निकट आता जा रहा था और मेरे मन में भी अपनी होने वाली संतान को लेकर असुरक्षा की भावना थी। अतः मैंने भी अपने आप को समझा लिया था कि तुम्हारे पास वापस लौट आऊंगी। फिर एक दिन तक्षिका मेरे विषय में सूचना देने मगध गई थी, और इस बीच मेरे पिता के प्रमुख राजदूत मेगस्थनीज मार्ग भटक कर त्रिकंद्र पहाड़ी पहुंच गए। उन्होंने मुझे बताया कि मगध के सम्राट चंद्रगुप्त का विवाह नंदिनी से हो चुका है। तब मुझे तुम्हारे पास वापस लौटना उचित नहीं लगा चंद्र, क्योंकि मैं तुम्हें और नंदिनी को दुविधा में नहीं डालना चाहती थी। इतना कहकर हेलेना भी सहसा मौन हो गई, जबकि चंद्रगुप्त ने कहा, और फिर तुम मेगस्थनीज के साथ यूनान लौट गई। हेलेना ने कुछ क्षण मौन रहने के बाद कहा, मन तो मेरा यही था चंद्र कि अपने पिता के पास वापस लौट जाऊं, किंतु फिर मुझे आभास हुआ कि यूनान की भूमि तो मेरे पिता की है, जबकि यह भूमि तुम्हारी है। तुम इस साम्राज्य के स्वामी हो, और बस मेरे मन में यह कामना उत्पन्न होने लगी कि तुम्हारी संतान को मैं अपने पिता सेल्यूकस की भूमि पर नहीं, बल्कि उसके पिता चंद्रगुप्त की भूमि पर जन्म दूंगी। ये कहते कहते हेलेना के स्वर में एक गर्व का भाव झलकने लगा था, जबकि चंद्रगुप्त यह सुनकर अभिभूत था। हेलेना आगे कहने लगी, तब मैंने श्रमण विदिक से कहा कि जब तक्षिका लौट कर आए तो वे उससे यह कह दें कि मैं मेगस्थनीज के साथ यूनान लौट गई हूं, और उन्होंने ऐसा ही किया। यद्यपि श्रमण कभी मिथ्या वचन नहीं कहते, किंतु मेरे लिए उन्होंने ऐसा किया। इससे निराश होकर तक्षिका यहां से लौट गई थी, किंतु आचार्य को संदेह था, और वे एक दिन
श्रमण विदिक से भेंट करने यहां आए थे। बातों ही बातों में उन्होंने श्रमण विदिक को यह जता दिया था कि वे मेरे विषय में सब कुछ जानते हैं और मेरे सुरक्षित प्रसव का प्रबंध करना चाहते हैं। इसी भवन में मेरा प्रसव हुआ था चंद्र, और तब आचार्य तथा श्रमण विदिक यहीं थे। हेलेना की यह कहानी सुनकर चंद्रगुप्त अभी तक विस्मित था, किंतु उसे मन ही मन एक ठेस भी लगी थी। उसने व्यथित भाव से कहा, और आचार्य ने एक बार भी इसका उल्लेख नहीं किया। उन्होंने इस विषय में किसी को कुछ नहीं बताया। आखिर उन्होंने यह भेद क्यों छुपाए रखा? हेलेना ने शांत भाव से कहा, हर भेद के उजागर होने का एक उचित समय होता है चंद्र। नंदनी की मृत्यु के बाद जब तुम्हारा शोक किसी भी प्रकार से नहीं मिटा, तो आचार्य ने तुम्हें यहां भेजा, जबकि श्रमण विदिक अब यहां नहीं रहते। किंतु आचार्य जानते थे कि यहां आकर तुम अपने जीवन के सत्य को स्वयं ही उजागर करोगे। तब तुम्हारे मन में शोक और दुख के स्थान पर जीवन के प्रति एक नया उत्साह उत्पन्न होगा। तुम्हें एक पिता तथा एक सम्राट के कर्तव्य का आभास होगा। ये पलायन करने या जीवन से विरक्त होने का समय नहीं है चंद्र। तुम पर एक विशाल साम्राज्य के साथ साथ अब बिंदुसार का भी उत्तरदायित्व है। यह सुनकर चंद्रगुप्त मन ही मन अब आचार्य के प्रति असीम श्रद्धा से भर उठा था। उसने कहा, आचार्य की महानता का कोई अंत नहीं है हेलेना। उन्होंने न केवल रणभूमि में मुझे शत्रु का सामना करना सिखाया, बल्कि मेरे इस जीवन संग्राम में भी वे दृढ़ता से मेरे साथ खड़े हैं, मेरे रक्षक बनकर। इसी के साथ चंद्रगुप्त अपने स्थान से उठते हुए निर्णायक स्वर में बोला, मैं इसी क्षण मगध वापस लौट रहा हूं हेलेना। बिंदुसार को पिता के वात्सल्य और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। उसे मेरी आवश्यकता है हेलेना, किंतु मैं अकेला नहीं लौटूंगा। तुम और जैस्तिनो भी मेरे साथ चलोगे। यह मेरे जीवन का नया अध्याय है हेलेना, और इसमें मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। हेलेना के होठों पर एक स्मित मुस्कान उभर आई। उसने प्रसन्न भाव से कहा, मैं तुम्हें इस नव जीवन की बधाई देती हूं चंद्र। तुम एक योद्धा हो और प्रत्येक संग्राम में विजयी रहोगे, किंतु मुझे और जैस्तिनो को यहीं रहने दो। मैं जैस्तिनो को शासन, साम्राज्य और राजनीति से दूर रखना चाहती हूं, बल्कि मैं इसे आचार्य की ही भांति एक विद्वान बनाना चाहती हूं। किंतु हां, इस जीवन संग्राम में मैं और जैस्तिनो सदा तुम्हारे साथ हैं चंद्र। हेलेना की इस इच्छा के आगे अब चंद्रगुप्त कुछ नहीं कह सका। वो कुछ क्षण हेलेना के सामने ऐसे ही बैठा रहा, फिर एकाएक उसकी दृष्टि जैस्तिनो पर चली गई, जो शैया पर गहरी नींद में सो रहा था। चंद्रगुप्त कुछ क्षण उसे अपलक देखता रहा। सहसा वो उठा और उसने आगे बढ़कर जैस्तिनो के ललाट को चूम लिया। उधर मगध के वन प्रदेश में शशांक और प्रियंवदा आज आचार्य से भेंट करने वन प्रदेश आए थे। अमात्य राक्षस भी उनके साथ था। जिस दिन आचार्य ने चंद्रगुप्त को श्रमण विदिक से भेंट करने का निर्देश दिया था, उसी दिन वे बिंदुसार को अपने साथ वन प्रदेश ले आए थे और उसकी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ कर दी थी। इस समय बिंदुसार वनवासी बालकों के साथ बाण चलाने का अभ्यास कर रहा था। प्रियंवदा वात्सल्य भाव से उसे देख रही थी, जबकि शशांक बहुत ही विस्मय से आचार्य से कह रहा था, आश्चर्य है आचार्य, बिंदुसार को यहां आए अभी एक सप्ताह भी नहीं हुआ और यह बाण चलाने में कितना निपुण हो गया है। देखिए तो,
उसके चलाए बाण लक्ष्य को कितनी सरलता से भेद रहे हैं। यह सुनकर आचार्य के होठों पर एक स्मित मुस्कान उभर आई। उन्होंने स्नेह भरे स्वर में कहा, बिंदुसार अपने पिता जैसा ही प्रतिभाशाली और परिश्रमी है शशांक। मैं जो भी इसे सिखाता हूं उसे यह न केवल आत्मसात कर लेता है बल्कि रात रात भर जागकर उसका अभ्यास भी करता है। बाण चलाने के साथ साथ यह अपनी माता नंदनी की ही तरह कटार संचालन में भी अभ्यस्त है। नंदनी का उल्लेख आने पर प्रियंवदा सहसा उदास हो गई। उसने आचार्य से पूछा, आचार्य, क्या मैं आज बिंदुसार को अपने साथ ले जाऊं? कल शशांक इसे यहां वापस छोड़ जाएगा। इस पर आचार्य ने एक क्षण मौन रहने के बाद गंभीर स्वर में कहा, मैं जानता हूं प्रियंवदा कि बिंदुसार पर तुम्हारी ममता बहुत गहन है और हम सब तुम्हारे बहुत आभारी हैं पुत्री कि तुमने बिंदुसार को माता की कमी का आभास तक नहीं होने दिया। किंतु उस पर मगध जैसे विशाल साम्राज्य का उत्तरदायित्व है और मैं इसे चंद्रगुप्त से भी बड़ा योद्धा बनाना चाहता हूं बेटी, और इसके लिए इसे और अधिक कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। अतः तुम इसे अब यहीं रहने दो, क्योंकि राजमहलों का वैभव और तुम्हारा ममत्व इसके लक्ष्य में बाधा उत्पन्न कर सकता है। प्रियंवदा अब कुछ नहीं कह सकी। तभी इतनी देर से मौन खड़े अमात्य ने आचार्य से कहा, क्षमा करना चाणक्य, किंतु मेरे विचार से तुम्हें चंद्रगुप्त को श्रमण विदिक के पास नहीं भेजना चाहिए था, क्योंकि चंद्रगुप्त की मनोदशा ठीक नहीं है। वह सांसारिकता से विरक्त हो चला है। अतः ऐसी अवस्था में श्रमण विदिक से भेंट करना चंद्रगुप्त के लिए उचित नहीं होगा। मुझे डर है कि कहीं वो संन्यास न ले ले और फिर कभी वापस लौट कर ही ना आए। लेकिन अमात्य का कथन पूरा होने से पहले ही आचार्य ने आश्वस्त भाव से कहा, नहीं अमात्य, चंद्र विरक्त अवश्य हुआ है, किंतु वो वापस अवश्य लौटेगा, और वो अपने मन में विरक्तता नहीं बल्कि कर्तव्य बोध लेकर वापस आएगा। ये कहते कहते आचार्य सहसा रुक गए। उन्होंने देखा कि एक अश्वारोही तेजी से इसी ओर चला आ रहा था, और जब वो निकट आया तो आचार्य के साथ साथ अमात्य शशांक और प्रियंवदा भी सुखद आश्चर्य से भर उठे, क्योंकि यह चंद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त अपने अश्व से उतरा और आचार्य का अभिवादन करते हुए बोला, मैं अपने कर्तव्य पथ पर वापस लौट आया हूं आचार्य, और आपके समक्ष पुनः एक शिष्य के रूप में प्रस्तुत हूं। कहिए, क्या आदेश है मेरे लिए? आचार्य अभी कुछ कहते कि तभी कुछ वनवासी बालकों का हर्षोल्लास वहां सुनाई दिया। अभी अभी बिंदुसार ने बाण चलाकर एक कठिन लक्ष्य को भेद दिया था। उसकी प्रशंसा करते हुए वनवासी बालकों ने उसे अपने कंधे पर उठा लिया था। यह देख चंद्रगुप्त पहले तो हतप्रभ रह गया, फिर वो भावुक हो उठा। वो दौड़ता हुआ बिंदुसार के पास गया और उसे अपने सीने से लगाते हुए कहने लगा, बिंदुसार, मैं कब से तुम्हें अपने सीने से लगाने के लिए व्याकुल हो रहा था पुत्र। इतने वर्षों बाद अपने प्रति अपने पिता का ये गहन प्रेम देखकर बिंदुसार की आंखों में आंसू उमड़ आए। उसने कहा, मैं भी कब से इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था बाबा। चंद्रगुप्त के भी अश्रु बहने लगे थे। उसने कहा, मुझे क्षमा कर दो पुत्र, मैंने अब तक तुम्हें पिता के स्नेह से वंचित रखा। लेकिन उसका कथन पूरा होने से पहले ही बिंदुसार अपने नन्हे हाथों से उसके आंसू पोंछते हुए कहने लगा, नहीं बाबा,
मुझसे क्षमा मत मांगिए। आचार्य कहते हैं कि पिता हमारे जीवन में आकाश की तरह होता है, जिसकी छत्र छाया में हम निर्भय और स्वच्छंद रहते हैं। और आप तो एक सम्राट हैं बाबा, समस्त प्रजा के पिता। और आप देखना बाबा, आचार्य के मार्गदर्शन में मैं भी आप जैसा ही एक शौर्यवीर योद्धा बनूंगा। यह सुनकर चंद्रगुप्त ने बिंदुसार के ललाट को चूमकर उसे एक बार पुनः अपने सीने से लगा लिया। पिता पुत्र के इस मिलन को देख शशांक और प्रियंवदा की आंखें नम हो गई थीं। तो वहीं अमात्य राक्षस भी भावुक हो उठा था। उसने मनी मन कहा, नंदनी, तुम्हारा बलिदान आज फलीभूत हो गया। समय अब तेजी से बीत रहा था। इधर जहां बिंदुसार आचार्य के मार्गदर्शन में गहन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा था, तो वहीं चंद्रगुप्त ने एक बार फिर से मगध का शासन संभाल लिया था। इसी के साथ वो अपने साम्राज्य को और भी विस्तृत और भी समृद्धशाली करने में जुट गया था। चंद्रगुप्त का यह साम्राज्य गांधार, सिंध, सौराष्ट्र तक ही नहीं, बल्कि हिंदू कुश के पार हैरात और जेंद्रेसिया तक विस्तृत हो गया था। तो वहीं उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तथा दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक भी चंद्रगुप्त का ही प्रभुत्व था। मगध अब इस समूचे भूभाग का सबसे शक्तिशाली केंद्र बन चुका था। आचार्य ने जो स्वप्न देखा था उसे चंद्रगुप्त ने पूरा कर दिखाया था। सभी प्रांत अब एकजुट थे और विदेशी आक्रमणों से अब कोई खतरा नहीं था। आचार्य द्वारा लिखित ग्रंथ अर्थशास्त्र के अनुसार ही इस साम्राज्य के प्रशासन को नियंत्रित और संचालित किया जा रहा था। इस ग्रंथ में एक आदर्श सम्राट और आदर्श शासन व्यवस्था हेतु अर्थनीति, राजनीति, कृषि, समाज नीति सहित कई नीतियों और नियमों को आचार्य ने विस्तार से समझाया था। आचार्य द्वारा प्रतिपादित इस व्यवस्था में उन्होंने सप्तांग अर्थात 7 अंगों को सम्मिलित किया था, जिसमें शीर्ष पर स्वामी अर्थात राजा होता है। उसके बाद मंत्री और प्रजा को महत्व दिया जाता है। राज्य की सुरक्षा हेतु दुर्ग निर्माण तथा प्रजा के कल्याण और युद्ध व संकट काल में राजकोष के महत्व को भी आचार्य ने सर्वोपरि बताया। पड़ोसी प्रांतों से मैत्री भाव रखना तथा उदारवादी दंड विधान पर भी आचार्य ने बहुत बल दिया। इसका सुखद परिणाम सामने आया। मगध साम्राज्य में चहुं ओर सुख समृद्धि और शांति थी। अपराध और भ्रष्टाचार नगण्य था। व्यापार और कृषि की स्थिति बहुत सुदृढ़ हो चुकी थी। फिर वो दिन भी आया जब बिंदुसार अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण करके आचार्य के साथ मगध के राजमहल लौट आया। चंद्रगुप्त ने बिंदुसार को अपने गले से लगाते हुए हर्षित और भावुक मन से कहा, पुत्र बिंदुसार, तुम्हारी माता नंदिनी ने एक दिन मुझसे परिहास में कहा था कि क्या मैं अपनी संतान के लिए कोई लक्ष्य नहीं छोड़कर जाऊंगा। तो आज मैं तुम्हें यह लक्ष्य देता हूं पुत्र, कि जिस साम्राज्य को आचार्य और मैंने अपने अथक परिश्रम से सींचा है, उसे सदा ऐसे ही अक्षुण्ण बनाए रखना। इसी के साथ अमात्य राक्षस ने समस्त प्रजा के समक्ष बिंदुसार को मगध का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। चहुं ओर हर्ष और उल्लास छा गया। समूचे प्रांत में उत्सव मनाया गया। मंत्रोच्चार के बीच बिंदुसार का अभिषेक किया गया। आचार्य ने उसे अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहा, बिंदुसार, आज से तुम्हारा एक नया जीवन आरंभ होता है। मुझे आशा है कि तुम अपने पिता चंद्रगुप्त की कीर्ति को सारे संसार में फैलाओगे। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। जाओ पुत्र,
अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो। यह मार्ग कांटों से भरा हुआ है। कदम कदम पर तुम्हें संकटों का सामना करना पड़ेगा, किंतु कभी अपने आत्मविश्वास को क्षीण मत होने देना। अपने पिता के शौर्य और अपनी माता के साहस को कभी मत भूलना पुत्र। और एक बात सदा याद रखना कि प्रजा सुखे सुखम राज्ञ है, प्रजाना तू हिते हितम, अर्थात प्रजा के सुख में राजा का सुख है, प्रजा का हित ही राजा का हित है। आचार्य का यह आशीर्वाद प्राप्त कर बिंदुसार अपनी इस कर्तव्य यात्रा हेतु तैयार हो गया। नगर के मध्य एक ऊंचे स्तंभ पर लगी अर्थशास्त्र की विशाल अनुकृति मानो उसका मार्गदर्शन कर रही थी। एक साधारण बालक को चक्रवर्ती सम्राट बनाया, दुनिया को नीति और अर्थशास्त्र का पाठ पढ़ाया। चंद्र की कांटों भरी सत्ता को जिसने सुगम बनाया, अग्नि से कष्टों में तपकर अपना प्रण निभाया, अखंड भारत की नींव जिसने रखी, वो विष्णुगुप्त चाणक्य कहलाया। इतिहास गवाह है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल एक आदर्श और सुगठित शासन का अनुपम उदाहरण था। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को मगध भेजा था और उसने यहां रहकर इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का विस्तार से वर्णन है। मगध के मौर्य वंश ने बिंदुसार के बाद भारतवर्ष को सम्राट अशोक जैसा महान योद्धा दिया। वहीं चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपनाया और श्रवण बेलगोला में दीक्षा ली। फिर चंद्रगुप्त ने आमरण उपवास करके सल्लेखना से समाधि मरण प्राप्त किया। आचार्य चाणक्य की शिक्षाओं